ड्रामा की शुरुआत होती है याओ ग्यांग माउंटेन के क्राउन प्रिंस मिंग शियान से, जो असल में एक लड़की है, पर उसके भ्रमित जादू की वजह से वो बाकियों को एक लड़का दिखाई देती है। अभी वो चिंग्युन प्रतियोगिता में मुबारक बारिश जीतने के लिए फाइट कर रही होती है। मिंग शियान 13 साल की उम्र से ही इसमें भाग लेते आई है और लगातार 7 सालों से जीत रही है। उसे सबने यही सिखाया है, चाहे कुछ भी हो जाए, 9 हेवन की ब्लेज्ड रेन जीतना ही है, वरना वो सब मारे जाएंगे। पर इस बार उसका सामना जीसिंग अबीस के इमॉर्टल वॉरियर जिबोजाई से होता है, जो उसे अपने साथ स्पिरिट वेल ले आता है, जहां मिंग शियान की पावर कम पड़ जाती है और वो उसके हाथों बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। ऐसी हार का मजा मिंग शियान ने पहली बार चखा था, जहां एक तरफ जिशिंग के वासी 7 सालों के बाद ब्लेज्ड रेन का मजा ले रहे होते हैं, वहीं याओ गुआंग वाले मिंग शियान को हारने पे धुतकारते हुए दिखते हैं। याओ गुआंग पैलेस के चेम्बर में मिंग शियान दर्द से तड़प रही होती है, तभी उसका बीस्ट 27 आता है। उसने मिंग से पूछा क्या हुआ। वो बताती है प्रतियोगिता में किसी जहर के असर से उसके रूहानी नस को नुकसान पहुंचा। योंगवान माउंटेन की एम्प्रेस जिंगशु आती है और उसे कहती है भ्रम का घूंघट उतारकर अपने असल रूप में यहाँ से दूर चली जाने को, ताकि क्राउन प्रिंस की गद्दी पे बैठने वाले दावेदारों के हाथों मारी न जाए, क्योंकि स्पिरिचुअल वेन के कटने से उसकी सच्चाई कभी भी बाहर आ सकती है। वो उन्हें कहती है मैं अपने रूहानी रग सही करके एक दिन फिर से मुकाबला में जरूर हिस्सा लूंगी। मिंग शियान मिंगी बनकर 2 महीनों से मूनलाइट ब्लॉसम शामियाने में एक स्पिरिचुअल अटेंडेंट यानी फेरी के तौर पे जिबोजाई का अटेंशन पाने की फिराक में रहती है। कभी किसी कस्टमर को ज्यादा पिला देती है तो कभी किसी को मसाज देते टाइम फ्रैक्चर कर देती है। उसकी बॉस यानी वहाँ की ओनर फुयुए जरूर परेशान रहती है और उसे डंडे से मारती है, पर एक वो है जो अपनी मगन में खोया रहता है और नाजुक कलियों पे अपनी दौलत उड़ाता फिरता है। आज उसने अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए बहुत बड़ा दावत रखा होता है, जिसमें जिसिंग अबीस का वॉरियर सुन लियाओ भी मौजूद होता है, जिसे वो प्रोवोक करने के लिए कहती है कि उसने लोगों से सुना कि वो कैसे हर बारी प्रतियोगिता में मिंग शियान से हारा करता था। उसने कहा जरूर ये बात तुम्हें उस बुजाई ने बताई होगी। वो एक्टिंग करते हुए बोलती है जी बुजाई ऐसा क्यों कहेंगे। फिर उसे यहीं पे आता देख उसके ऊपर गिरने का नाटक करती है, पर वो तो उसे पकड़कर नीचे रखता हुआ बोलता है माफ करना, पर मैं अभी बहुत मशगूल हूँ। लेकिन सुन लियाओ उसे जाने नहीं देता और उसे नीचा दिखाता हुआ बोलता है तुम तो पाताल के एक कैदी हुआ करते हैं। राजकुमारी तियानजी के नजरे करम की बदौलत इस प्रतियोगिता में उतरे और किस्मत से रूहानी रख पाया, पर बुजाई चुप नहीं रहता और सुन लियाओ को उसकी असली जगह दिखा देता है। इस बीच मिंगी उसके करीब आने की बहुत कोशिश करती है, पर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं जब वो अपने मास्टर को अपना स्पिरिचुअल वेन दिखाने गई थी, तब उन्होंने बताया इस पे आसमानी गम नाम का जहर का असर है, जिसकी मिंग जैसी रूहानी रगे होती है उसके लिए ये खतरनाक होता है और जिसके पास नहीं होती है उसे नवाजता है। सो अगर उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर ज्यादा इस्तेमाल किया तो जहर फैल सकता है। साथ ये भी बताया कि उसकी कलाई पे ब्लॉसम बने मार्क के जब 7 पंखुड़ियां गिर जाएंगी तब उसकी मूल्य आत्मा खत्म हो जाएगी और नतीजे में वो मर जाएगी। तो खुद को बचाने के लिए उसे जहर का तोड़ यानी स्वर्ण स्वप्ना नाम का एंटीडोट ढूंढना ही होगा, जो सिर्फ बुजाई के पास ही हो सकता है। अभी वो देखती है बुजाई को सभी खाने पीने की चीजें अवॉइड करते हुए। तभी लॉर्ड हानफेन मूचीबाई आते हैं, जो जीसिन अबिस के एम्परर के छोटे भाई और राजकुमारी तियानजी के अंकल हैं। वो अपने साथ उसके लिए 2 मेड्स लाते हैं तोहफे के तौर पे, क्योंकि वो ग्यूसी बहुत दूर है और बुजाई की पहली मेड बूढ़ी हो चुकी है। पर वो ये गिफ्ट लेने से साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि वो मेड्स के रूप में जासूस भेज रहे हैं। पर हानफेंग जोर देते हैं ये गिफ्ट स्वीकार करने के लिए। तभी मिंगी सामने आकर बुजाई से कहती है और मेरा क्या होगा, मुझसे तुमने वादा किया था अपने साथ वो क्यों ले जाओगे, भूल गए क्या। वो भी हानफेन से पीछा छुड़ाने के लिए नाटक करने लगता है। हाँ मैं भी ना जाने कितने वादे करके भूल जाता हूँ। महफिल में मौजूद यान शॉ जीसिंग का फिजिशियन उसे तीनों ही लड़कियों को ले जाने को कहता है, पर मिंगी टेबल पे चढ़कर बोलती है कि सिर्फ वही बुजाई के साथ जाएगी। पर बुजाई उसे हटाकर बोलता है एक सवाल करूंगा जिसका जवाब मुझे पसंद आया बस वही मेरे साथ चलेगी। उसका सवाल था वो ग्यू सी में कौन सा स्पिरिचुअल पेट रखा जाता है। मिंगी को पता है वहाँ के गंदे पानी की वजह से कोई जानवर सरवाइव नहीं कर सकता, पर वो ये बताकर पकड़ी नहीं जाना चाहती, तो कहती है मछली तो कभी मेंढक।
पर बाकी की 2 मिनट सही जवाब दे देती है, जिसपे मिंगी बुजाई से कहती है कि वो इन लड़कियों से ज्यादा लगन से उसकी सेवा करेगी और स्पिरिचुअल पेट से ज्यादा यूजफुल होगी। बुजाई उसे ही चुनता है क्योंकि उसे लग रहा है शायद इससे उसे नुकसान नहीं पहुंचेगा, और सबसे कहता है कि वो मिंगी के वफादारी और उसकी भक्ति को ठुकरा नहीं सकता। फिर वो उसकी आंखों पे पट्टी बांधे अपने आशियाने में ले आता है और वहाँ एक झाड़ी को हिलता देख उसे गोद में उठाकर अंदर ले जाता है, जो असल में हानफिंग के जासूस होते हैं, जो अपने मालिक को यहाँ की पल पल की खबरें देने में लगे हैं। बुजाई मिंगी को कमरे में लाते ही बोलता है कि उसे पता है कि वो ये सब उसका ध्यान पाने के लिए कर रही थी। सो जब उसने उसकी पट्टी हटाई तब मिंगी ने बोला कि वो उसकी चाहत पे सवाल उठा रहा है। वो तो बाकियों जैसे ही उसकी एक मुरीद है। सो वो उसके मूनलाइट ब्लॉसम में होने के बारे में पूछता है। वो बताती है कि उसकी फैमिली जड़ी बूटी तोड़कर अपना गुजारा करती, फिर उनकी मौत हो गई, सो वो शामियाने आ गई। इससे पहले कि वो उससे और भी सवाल करे, वो रूठ कर जाने लगती है पर गिर जाती है। वो उसे उठाता है तो वो सीधे उसके गोद में गिर जाती है। वो गौर करता है बाहर हानफिंग की जासूस झाड़ी उन्हें ही उछल उछल कर देख रही है। सो वो अपने वस्त्र उतारने लगता है, पर मिंगी झिझकती है और सोचती है 27 कहाँ रह गया, अब तक इसने कुछ किया क्यों नहीं। पर इससे पहले कि उन दोनों के बीच कुछ हो, तभी मैंशन के पीछे की तरफ से जोरदार धमाका होता है। ये देखने बुजाई अपनी मेट के साथ चाहता है, पर पीछे एक बैरियर बना देता है ताकि उसके और उसकी मेट के अलावा कोई भी अंदर बाहर कर न सके। वो लोग जैसे ही निकलते हैं वैसे ही 27 छत से आने की कोशिश करता है। उसे देख मिंगी जल्दी से अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करके बैरियर हटाती है, जिससे वो और भी ज्यादा कमजोर हो जाती है। वो उसे आइंदा से इतना पावर यूज करने से मना करता है। फिर वो उसे एंटीडोट ढूंढने का यंत्र देता है। वहीं शून आग की लपेट देखकर इसका इल्जाम मिंगी पे देती है और इसकी तह तक पहुंचने की बात करती है, पर बुजाई उन्हें रोक देता है क्योंकि असल में उसने भी अपनी स्पिरिचुअल पेट बिशुई को धमाका करने को कहा ताकि उसकी इज्जत आज रात बच जाए। और दोनों कंपेनियन के हमले से धमाका बहुत जोरदार हुआ। वहीं 27 और मिंगी ने पूरी जगह तलाश कर लिया, पर एंटीडोट कहीं पे भी नहीं मिलता। तभी उन्हें बुजाई की आने की आहट मिलती है। मिंगी वक्त कम होने के कारण किचन में घुस जाती है। जब वो लोग अंदर आते हैं तो देखते हैं किसी ने बैरियर तोड़ दिया। शून सभी जगह देखकर बुजाई को रिपोर्ट करती है कि मिंगी कहीं पे भी नहीं मिल रही। तभी उसकी नजर किचन पे पड़ती है। वो चौकन्ना होकर अंदर जाता है, पर देखता है मिंगी उसके लिए पैनकेक बना रही है और बताती है वो यूए कहा करती किसी मर्द का दिल जीतने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मुझे पैनकेक बनाने का सुझाव आया। वैसे भी पिछली रात तुमने मेरी हिफाजत के लिए सुरक्षा कवच बनाया, तो मैंने सोचा इसके बदले तुम्हारे लिए कुछ करूं। पर क्या तुम्हें मेरी याद आई? वो उसे पकड़कर अपने करीब लाता है और कहता है बहुत आई। वो उसके और भी पास जा रहा होता है, लेकिन मिंगी घबराहट में उसके गर्दन पे काट लेती है और बोलती है तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, इससे तुम्हारे तपस्या पे बुरा असर पड़ेगा। वैसे भी तुम्हारे पास रूहानी रग है, तुम्हें अपने शरीर का खास ध्यान रखना चाहिए। जिसपे वो कहता है मुझे लगा था तुम मुझे लेकर गंभीर हो, पर तुम जैसी पकाऊ फेरीज का यहाँ कोई काम नहीं है। अपनी सर्वेंट शून को कहता है इसे वापस मूनलाइट ब्लॉसम छोड़ देने। मिंगी की एक्टिंग शुरू हो जाती है। मुझे वहाँ मत भेजो प्लीज, वरना मालकिन मेरी जान ले लेगी। मैं एक गरीब खानदान में पैदा हुई, मेरे माँ बाप के गुजरने के बाद मैंने वहाँ बहुत कष्ट उठाए हैं, मुझे यहीं रहने दो ना। बुजाई कहता है तुम्हारी कहानी भी तुम्हारी तरह साधारण है, ये तो मुझे और भी ज्यादा पका रही है। आखिर में वो शून के हाथों से भिजवा ही देता है। नाव में बैठे मिंगी शून से बहुत रिक्वेस्ट करती है, मैं वो करना चाहती थी लेकिन मैं तैयार नहीं थी, मुझे वापस मत भेजो। उसकी इतनी बकबक सुनकर शून के कान पक जाते हैं और वो उसे चुप रहने को कहती है। कुछ भी तरकीबें काम नहीं आती। अब उसकी आखिरी उम्मीद 27 है, जिसे वो मूची बाई के आदमियों के कान भरने का काम देती है कि जी बुजाई ने उसे वापस मूनलाइट ब्लॉसम भिजवा दिया। सो वो जी सिंह अबीस के बाजार में ये खबर आग की तरह फैलाने लगता है कि आज सुबह ही बुजाई ने मूनलाइट की फेरी को वापस भिजवा दिया, क्योंकि वो उससे बहुत ही जल्द बोर हो गया था और अब फुए मिंगी से झाड़ू पोछा करवा रही है। सब बुजाई का मजाक बनाते हैं कि एक ही दिन में बेचारा थक गया, इतनी ही ताकत थी उसमें। जिसिंग का इमॉर्टल वासी मेंग यांग चिऊ ये सब बड़ा एक्साइटेड होकर सुन रहा होता है। उसके साथ यान श्याओ भी था, जो इस बारे में लॉर्ड हानफिंग को बता देता है और वो फैसला करते हैं वहाँ फिर से अपने लोगों को भेजने की। और अगर वो इसमें कामयाब हो गए तो बाहर वालों को लगेगा जी बुजाई और राजकुमारी त्यानजी के बीच की अलायंस उतनी मजबूत नहीं है। दूसरी तरफ बुजाई का कंपेनियन बिस्ट बुशिव उसे खबर देता है मिंगी वापस
मूनलाइट ब्लॉसम भेजी जा चुकी है और फुए के हाथों वो सजा पा रही है। बुजाई को वैसे तो मिंगी पे शक हो गया था, इसलिए उसे वापस भेजने का बहाना भी मिल गया, पर अभी उसका मेन फोकस मूनशेड ग्रास हासिल करने पे है। ये मांगफू स्वाम्प की तरफ से दिया गया भेंट था जब वो चिंग्यून टूर्नामेंट में जोशियो स्पिरिचुअल स्टेट से हार गए थे। उसने बुशियो को कल ये लाने को बोला और जोशियो स्टेट के खतरनाक चाल से सावधान रहने को भी कहा। तभी यान शियाओ वहाँ पहुंचा अपने साथ 2 लड़कियों को लेकर और बुजाई को बोला, सुनने को मिला तुमने अपनी नई मेट को वापस भिजवा दिया। लॉर्ड हानफांग को तुम्हारी फिक्र हुई कि इतना बड़ा घर तुम अकेले कैसे संभाल पाओगे, इसीलिए इन्हें तुम्हारी सेवा के लिए भेजा। बुजाई ने नाटक रचा, यान शियाओ तुमने गलत सुना, मैंने उसे वापस नहीं भेजाया। दरअसल आज सुबह हमारे बीच कुछ अनबन हो गई और वो मुझसे रूठकर यहाँ से भाग निकली, पर मुझे उसकी इतनी फिक्र है कि अभी वापस उसे लेने ही जा रहा था। यांगवन माउंटेन का लॉर्ड चिंग्यून मिनशिन की माँ अपने बेटे को क्राउन प्रिंस की खाली गद्दी पाने की प्रेरणा दे रही होती है। मिंगशिन खुद भी यही चाहता है, इसीलिए अपने आदमियों को सर्च मिरर के साथ मिंगशियान को ढूंढने और मारने के काम से भेजा हुआ है, ताकि अगले चिंग्यून टूर्नामेंट तक एम्परर उसे ही क्राउन प्रिंस के लिए चुन ले। वही मूनलाइट ब्लॉसम में फुए मिंगी से साफ सफाई करवा रही होती है और उसे ये काम अच्छे से ना कर पाने और जीबोजाई का दिल ना जीत पाने पे डांट रही होती है। तभी नर्तकी जांग ताई मिंगी की इस सफाई से छुटकारा पाने में इनडायरेक्टली मदद कर देती है। तभी वहाँ बैठे 2 आदमियों की बातें मिंगी सुन लेती है, जिसे मिंगशिन ने सर्च मिरर के साथ भेजा और उसे एक्टिवेट करते ही कैंपस उसके डायरेक्शन में रिएक्ट करने लगा। वो उनसे भागने लगी और वो दोनों उसके पीछे, और आखिर में उसे पकड़ ही लिया। लेकिन इससे पहले कि मिंगी अपना पावर यूज करे, बुजाई आ जाता है और उनसे पूछता है, याओ गुआंग के लोग हार के बाद यहाँ इस बेकार आईने के साथ क्या कर रहे हैं। वो बताते भी हैं कि ये लड़की कुछ गड़बड़ है, पर वो उनकी बात नहीं सुनता और दफा हो जाने को कहता है। वो लोग भी सोचते हैं ये मूनलाइट ब्लॉसम की फेरी है, ये मिनशियान कैसे हो सकती है। वो ग्यू सी से यान शुआओ अब तक गया नहीं होता और शुन को इन 2 लड़कियों को यहीं रखने पे जोर दे रहा होता है। तभी मिंगी बोजाई के साथ आ जाती है और कहती है, मेरे जाने के बाद तुमने मेरी जगह किसी और को रख लिया। यान बोलता है, देखो इन्हें लॉर्ड हानफांग ने भिजवाया है, पर फिक्र मत करो, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। पर वो बुजाई से कहती है, वापस लाते वक्त तो तुमने मुझसे वादा किया कि हम दोनों एक दूसरे को दिल से अपनाएंगे, इसलिए इनसे कहो वापस जाने, वरना मैं अपना मुल्क त्याग दूंगी। इनसे कहो आज से मैं यहाँ की महारानी हूँ, वरना मैं खुद की जान ले लूंगी। बुजाई यान शाओ से कहता है, देखो ना, तुम्हारी मेहरबानी की वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, क्या मुझे विधूर बनते देखना चाहते हो। यान भी क्या करता भला, सो वो 2 फेरीज को लेकर वापस लौट जाता है। यहाँ जीबोजाई मिंगी को कमरे में लाकर पूछता है, आखिर तुम हो कौन। तुम्हारे वापस गए 1 घंटे भी नहीं हुए कि यान शाओ आ गया और याओ गुआंग का आईना भी तुम्हें देखकर हलचल करने लगा। वो अपने पावर से उसको चेक करता है, कहीं उसने रूपांतरण मंत्र से अपना भेष तो नहीं बदल रखा है ना, पर उसे कुछ नहीं मिलता, जिसपे वो बोलती है, मैं बेकसूर हूँ, यान शाओ के यहाँ आने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। और रही बात उस आईने की, तो तुमने चिंग्यून प्रतियोगिता में योंगग्योन से मिले उपहार बाकी फेरीज को दी, हो सकता है इसी की वजह से वो असर किया हो। अगर तुम्हें अब भी मुझ पे यकीन नहीं तो मैं वापस जा रही हूँ। पर उसने तो प्लान बना के रखा था ताकि वो उसे रोक ले, सो वो जाते वक्त अपने कमर से लटक रही एक छोटी सी थैली छुपा रही होती है, जिसे देखकर बुजाई उसे वापस अपनी तरफ खींच लेता है और चेक करता है तो उसमें से यहाँ से चुराए गए सामान होते हैं। वो बताती है वो निहायती गरीब है, अपने माँ बाप के साथ फ्रीजिंग हॉट वाटर्स में रहा करती, उनके मरने के बाद उसका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए उसने ये किया। इसके बदले वो सजा पाने को भी तैयार होती है। ये तरकीब बुजाई का उस पे से शक थोड़ी देर के लिए हटा देती है। वो कहता है, तुम्हें कुछ भी जरूरत हो मुझे कहना, वैसे भी तुम तो यहाँ की महारानी हो ना, और आज से ये कमरा भी तुम्हारा। वो बिशियो को कल जोशियो जाने से पहले फ्रीजिंग हॉट वाटर जाकर मिंगी की फैमिली के बारे में पूछताछ करने को कहता है। वो सोच रहा है अगर मिंगी भरोसे के लायक है तो उसे लॉर्ड हानफिंग से पीछा छुड़ाने में इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं। अगले दिन यान शियाओ हानफांग को खबरें देने आया होता है। बुजाई ने मिंगी को कवच बनाकर इस्तेमाल किया और उनकी भेजी लड़कियों को वापस कर दिया। वहाँ यानचियो भी होता है जो बस खाने पीने में बिजी दिख रहा होता है। हानफिंग सोच लेते हैं वहाँ खुद जाकर सच्चाई पता करेंगे। वो जियो सी में मिंगी 27 के साथ जीसिंग का मामला डिस्कस कर रही होती है कि यहाँ का एम्परर बीमारी में मुब्तला है। उसके पास एक बेटी है जो थ्रोन पे नहीं बैठ सकती, इसीलिए तख्त उसके छोटे भाई हानफिंग को जा सकती है। पर कहानी में ट्विस्ट ये है कि राजकुमारी ने असाधारण प्रतिभा वाले जीबोजाई को पहचाना, जिसने जिसिंग को लगातार हार से उठने में मदद की। टूर्नामेंट एंड होने के बाद
तियांजी का इरादा है बुजाई के साथ मैरिज अलायंस में आने का, इसलिए हानफिंग के लिए बुजाई एक खतरा बन गया है, इसलिए वो उससे बचने का शील्ड चाहता है। और अब मिंगी को पूरा यकीन है स्वर्ण सो अपना वुग्यू में नहीं हो सकता। पर 27 बोलता है एक बार उसके बॉडी को चेक करने, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट चीज वो अपने साथ ही रखता होगा। मिंगी को भी याद आता है पिछली बार जब वो बुजाई के काफी करीब थी, तब उसने उसकी दिल की धड़कनों में अजीब सा बदलाव महसूस किया। उसे भी थोड़ा शक होता है कि शायद एंटीडोट उसने अपने पास ही रखा हो, पर उसे कैसे सर्च किया जाए ये सोचने के लिए वो डुअल कल्टीवेशन मैनुअल पढ़ती है, जिसे देखकर 27 की आंखें अपवित्र हो जाती हैं। वही बुजाई जो मूनलाइट ब्लॉसम में अपना ज्यादातर वक्त बिताता है, क्योंकि यह उसके लिए दूसरे घर जैसा है। वहाँ की एक सर्वेंट रूशियू से बात कर रहा होता है, जिससे उसने एक सौदा किया है। बुजाई वो चीज उसे ला कर देगा जिसकी उसे जरूरत है, बदले में उसे भी उसके काम आना होगा। वो कहती है मैं भूली नहीं, वैसे भी वो मेरे पिता जरूर है, लेकिन उन्होंने मेरे और मेरी माँ के साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया। बुजाई का भी कहना है जो गुनाह करते हैं उन्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए। यहाँ मिंगी ने सारा मैनुअल पढ़ लिया है और अब उसे पता है बुजाई के राज कैसे बाहर लाना है। इसके लिए वो रिवीलिंग गाउन पहनकर उसके कमरे में आती है, जो काफी बड़ा और वेंटिलेटेड होता है। वो मैनुअल पढ़कर प्रैक्टिस करती है उसे कैसे सीड्यूस करना है। बुजाई लौट आता है और खबर मिलती है हानफिंग उसका अंदर इंतजार कर रहा है। दूसरी ओर मिंगी को किसी संदूक से खास तरह की एनर्जी महसूस होती है। खोलने पे अपना टूटा हुआ एम्बर पाती है, जिसकी मदद से वो बुजाई के हाथों मरते मरते बची। पर यह स्पिरिट वेल में ही छूट गया था, यहाँ कैसे आया समझ नहीं आता। तभी वो लॉर्ड हानफिंग और बुजाई की आवाज सुनती है, जो ठीक उस कमरे के नीचे से आ रही थी। मूची भाई अभी भी बुजाई को 2 मिनट्स रख लेने पे जोर देते हैं, पर वो मिंगी का बहाना करके टालता रहता है और उन्हें यांगच्यू के गाइडेंस में बना वाइन पिलाता है। हानफिंग उसकी जाबाजी की बड़ी तारीफें करते हैं और कहते हैं मैंने जिसिंग के वासियों से सुना है तुमने अपना रूहानी रग आसमानी गम से हासिल किया है, पर उसका इस्तेमाल करने वाला जिंदा नहीं बचता। तो क्या सच में तुम्हारे पास स्वर्ण स्वप्न है?